दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। सोमवार की शाम खबर आई कि दिल्ली के कुख्यात शराब घोटाले में जो जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में जो जमानत की याचिका पर सुनवाई हो चुकी थी और फैसला आना था, उस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये फैसला किया कि जमानत नहीं अभी मिलेगी, यानी उनकी जमानत की याचिका रद्द हो गई। अभी एक खबर प्रसारित ही हुई थी कि अचानक एक दूसरी प्रशासनिक खबर आ गई, यानी माननीय कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद, जमानत याचिका खारिज करने के फैसले तत्काल एक खबर आ गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है, उनको भी समन कर दिया है। और उनको अपीयर होना पड़ेगा ईडी के समक्ष अब पूछताछ के लिए। यानी शराब घोटाले मामले में जो लगाया जा रहा था अनुमान कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी शामिल करने का एक तरह से मन बना लिया है। अब आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के मसले पर तो अपनी बहुत ही संयत और सधी हुई प्रतिक्रिया दी और कहा कि माननीय कोर्ट का पूरा सम्मान वो करते हैं पार्टी के तौर पे, नेता के तौर पे, लेकिन वे इस फैसले से असहमत हैं और वो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि क्या विकल्प उनके पास, न्यायिक विकल्प और हैं, इसकी वो तलाश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप ठीक से पढ़ें तो उसमें माननीय अदालत ने ये कहा है कि चूंकि एजेंसी ने 6-8 महीने में इस पूरे मुकदमे की प्रक्रिया को एक तरह से कंक्लूजन तक ले जाने का वादा किया है, ऐसी स्थिति में अगर ये मामला और ज़्यादा खिंचता है लंबा, तो सिसोदिया साहब अपनी स्थितियों के मद्देनज़र, जो उनके घर की या उनकी अपनी निजी स्थितियां हैं, उसमें वो पुनः कोर्ट में आ सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं जमानत की। ये एक टिप्पणी की गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि वो विकल्प की तलाश करेंगे, न्यायिक विकल्प की, कि और इस पर क्या हो सकता है। बहरहाल हम कोर्ट के बारे में कोई खास बात नहीं कह रहे हैं। कोर्ट का अपना फैसला है, उसका सभी को सम्मान करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा बुलाए जाने और उनको एक तरह से इस मामले में शामिल करने के प्रशासनिक प्रयास, जो ईडी का प्रयास है, और ईडी सरकारी एजेंसी है, इस पर पूरे देश में राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा है। चर्चा इसलिए भी है कि आमतौर पे अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो विभागों का प्रभार उनके पास नहीं है। तो आखिर उनको किस आधार पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है, ये भी देखना होगा कि ईडी जब पूछताछ करती है तो किस आधार पर करती है। और दूसरी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि ये जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके ऐन पहले हर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की है, जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचक है, उसके नेताओं को ताबड़तोड़ ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स, हर जगह कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है या पूछताछ की जा रही है। तो क्या उनका ध्यान चुनाव से हटाने के लिए सब हो रहा है? क्या उनके आर्थिक संसाधनों पर एक तरह से एक मानसिक शिकंजा कि भैया बच के रहो, नहीं तो देखो ईडी देख रही है, सीबीआई देख रही है, यानी सत्ताधारी दल को देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन विपक्ष को देखने के लिए चारों तरफ निगाहें लगी हुई हैं। तो क्या ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या ये समान ढंग से, स्वतंत्र ढंग से चुनाव के संपन्न कराने का तौर तरीका है, प्रक्रिया है? एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि देखिए असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं और आप देखिए कांग्रेस के नेताओं के यहां छापेमारी, उनकी पेशी ईडी के समक्ष। अब आम आदमी पार्टी पर आ गई बात। इसके अलावा भी आप देख लीजिए, तेलंगाना में भी ऐसा ही हुआ था, कुछ दिनों से शांत है मामला। टीडीपी का हम देख चुके हैं, टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू जेल में हैं, बरसों पुराने मामले को लेकर अचानक मामला खुला और जेल में चले गए। ममता बनर्जी के मंत्री के साथ जो हुआ वो भी आप जानते हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी के अन्य नेताओं पर भी नोटिस चलती ही रहती है। तो ये विपक्ष के लोगों पर ये बात जो हो रही है, इसको लेकर सचमुच देश में चर्चा
तेज हो गई है और अरविंद केजरीवाल को चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं तो उनकी नीतियों और उनकी पार्टी के बहुत सारे मसलों का आलोचक रहा हूं। जिन दिनों आप जानते हैं, मैं उन दिनों टेलीविजन चैनलों पर नियमित तौर पे जाता था और मैं उन गिने चुने पत्रकारों में था जो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के आंदोलन के जो क्रिटिकल बोल रहे थे, जो उसकी आलोचना पेश कर रहे थे। दोस्तों, हमने अरविंद केजरीवाल के उस रूप को भी देखा है जब वो 2006 के आसपास जब शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की बात आई थी, तब भी उनके और उनके मित्रों का जो अप्रोच था और जो एक बहुत सारे मुद्दों पर उनकी जो राजनीति थी उसको भी हमने देखा है। लेकिन उनकी मैं तारीफ भी करता हूँ, बहुत सारे मुद्दों पर उनके अंदर एक जो ओज है, उनके अंदर जो एक कमिटमेंट है लड़ने का, वो मादा जो है वो अद्भुत है और वो उस मामले में बड़े आंदोलनकारी किस्म के आदमी दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी से उनका एक मोहभंग जरूर दिखा है। पहले कितना अंदर से था वो हम नहीं बता सकते, नहीं जानते, लेकिन निश्चित रूप से एक दौर में कांग्रेस के खिलाफ जब वो लड़ रहे थे यूपीए रिजीम में, तब बीजेपी उनसे बहुत खुश थी। बीजेपी के नेताओं से उनकी अंदरूनी जो मुलाकातें हैं या उनके जो संवाद हैं, उनकी खबरें भी आती रहती थीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई आज की स्थिति में अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी वाकई बेहद बेहद परेशान है। शुरू में ऐसा लगता था कि कांग्रेस जहां भी विपक्षी दल के रूप में ताकत के साथ चुनाव लड़ती है, वहां आम आदमी पार्टी चली जाती है तो चुनाव में बीजेपी को फायदा हो जाता है। जैसे गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में समझा गया था कि उससे फायदा हो जाएगा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से बीजेपी को शायद नुकसान होने का संकेत मिल रहा होगा इस बार। इसलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों पर किसी भी तरह की मरम्मत नहीं दिखाई, किसी भी तरह का कोई उदारता नहीं दिखाई और ताबड़तोड़ प्रशासनिक फैसले पहले किए गए और इसके बाद अब चीजें सामने आ रही हैं जब स्वयं अरविंद केजरीवाल को उस मामले में घसीटा जा रहा है, उनको शामिल किया जा रहा है शराब घोटाले में। अब देखना है कि जो उनकी ईडी के समक्ष पेशी होती है उसमें आगे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन एक बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को अब तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा कि वाकई वो किधर हैं। पहले वो हर विपक्षी नेता को, हर विपक्षी दल को भ्रष्ट कहते थे, वो किसी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते थे। अनेक लोगों के बारे में उनकी अप्रोच थी, लेकिन इंडिया अलायंस बनने के बाद वो शामिल हुए। रिलक्टेंट थे शुरू में, शामिल हुए। पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उठकर चले गए, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने एक मर्यादा बरती और वो लगातार बने रहे। अब देखना यह है कि क्या इंडिया ब्लॉक में, इंडिया अलायंस के साथ वो कितनी शिद्दत के साथ खड़े होते हैं। और यह भी देखना होगा दूसरी तरफ कि इंडिया अलायंस के नेता इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी के समक्ष पेश करने का हुक्म आया है, इस तरह के मसलों पर क्या स्टैंड लेते हैं, ये भी देखने की बात है। लेकिन निश्चित रूप से सत्ताधारी दल के बारे में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो उनका विपक्षी होगा, जो उनका आलोचक होगा, उसे वे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। वे चाहते हैं कि इस देश में प्रतिरोध बिल्कुल खत्म हो जाए। वे चाहते हैं कि इस देश में विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाए। वे चाहते हैं कि इस देश में बौद्धिक स्तर पर, लेखन के स्तर पर किसी तरह का प्रतिरोध भी न रहे। उनकी विचारधारा का या तो लोग शंखनाद करें या चुपचाप बैठे रहें, या कुछ कविता कहानी वगैरह, सौंदर्य की कहानियां लिखें या इस तरह की बातें करें, राजनीतिक टिप्पणियां न करें। ये उनकी मंशा है। तो कुल मिलाकर उनका एक ही लक्ष्य है कि भाजपा नाम केवलम। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। उर्मिलेश संवाद हमारा बिल्कुल नया चैनल है दोस्तों, आप इसको ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। इससे स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज़ मजबूत होगी। हम आपके बीच और शिद्दत के साथ जमे रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।